वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप एग्ज़ाम की भी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्केलर एंड वेक्टर का न्यूमेरिकल्स देखे थे। इसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। और जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल में, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पिछले क्लास में जो न्यूमेरिकल्स देखे उसमें हम लोग स्केलर और वेक्टर का लास्ट फिनिश कर दिए थे। आज हम लोग 11th फिजिक्स में 3rd चैप्टर लेकर के आ रहे हैं जो हमारा काइनेमेटिक्स 1 है। तो काइनेमेटिक्स 1 में हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं। तो काइनेमेटिक्स को समझने से पहले इसको हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। तो व्हाट इज मैकेनिक्स? तो मैकेनिक्स है क्या चीज़, पहली चीज़ को समझिए, ठीक है। क्योंकि सब कोई कहता है कि मैकेनिक्स फिजिक्स, तो मैकेनिक्स है क्या चीज़, पहली चीज़ को समझ लीजिए। तो मैकेनिक्स क्या, ध्यान दीजिए, इट इज द एरिया ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स विथ रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मैटर एंड मोशन एमंग फिजिकल ऑब्जेक्ट। ये जो मैकेनिक्स होता है ये फिजिक्स का एक एरिया है, मतलब कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स का वो एरिया है जहाँ पे रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है किसके किसके बीच, फोर्स, मैटर और मोशन, फिजिकल ऑब्जेक्ट का, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का फोर्स, मोशन और मैटर को एक दूसरे से क्या करता है, कोरिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम कौन करता है, हमारा मैकेनिक्स करता है। तो मैकेनिक्स का जो होता है 3 ब्रांचेस होता है। मैकेनिक्स का 3 ब्रांचेज होता है। फर्स्ट होता है स्टैटिक्स, सेकंड होता है काइनेमेटिक्स और थर्ड होता है डायनामिक्स, ठीक है। तो भाई स्टैटिक्स क्या होता है, पहले चीज को समझिए, व्हाट इज स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स क्या, ध्यान दीजिएगा, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील विथ द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडीज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो मान लीजिए ये मैकेनिक्स का वह ब्रांच है, जैसे कि कोई भी बॉडी को जब स्टडी करना है, ठीक है, अगर वो कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में एग्जिस्ट करता है एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स लगाने के बाद भी और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करके रखता है, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक कंडीशन कहते हैं। इसके अंदर हम लोग वे ऑब्जेक्ट को का लॉस को, फिजिक्स का लॉ को पढ़ते हैं जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा स्टैटिक्स का बात हो गया। इसके बाद आता है मेरे भाई काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो व्हाट इज काइनेमेटिक्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मैकेनिकल मोशन ऑफ बॉडी विदाउट टेकिंग इनटू द अकॉर्ड ऑफ द काउज ऑफ द मोशन ऑफ बॉडीज। मतलब ये जो है हमारा मैकेनिकल मोशन में आपका सर्कुलर भी आ सकता है, ठीक है, जो हमारा स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर स्पिन मोशन, ये सब क्या हमारा मैकेनिकल्स में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी ऑफ मोशन के कॉज को बिना एक्सेप्ट किए जिस चीज को ये डील करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। और डायनामिक्स सर्कुलर मोशन को का जो प्रॉपर्टीज है, रीजंस है, उसको एक्सेप्ट करते हुए जो डील करेगा उसको हम क्या कहेंगे, डायनामिक्स कहेंगे। तो देखिए डायनामिक्स में क्या एक्सेप्ट करेगा, जो भी मोशन ऑफ बॉडीज जो है सर्कुलर मोशन में, चाहे मैकेनिकल मोशन का बॉडीज का जो भी रीजंस है उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर जो ब्रांच फिजिक्स का डील करता है, काइनेमेटिक्स का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिक्स का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deal with the study of mechanical motion of body by taking into the account of the force which causes of the motion in the bodies। तो जो भी इसका रीजन होता है फोर्स अप्लाई करने के बाद, रीजन को एक्सेप्ट करके अगर जो मैकेनिक्स का पार्ट में डील किया जाता है, रीजन को एक्सेप्ट करते हुए उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। और रीजन को बिना एक्सेप्ट किए मैकेनिकल मोशन का अगर हम डील करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आती है मोशन में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर बात करें तो सिंपल सा एग्जांपल लीजिएगा मेरे भाई, एगो लड़का दौड़ रहा है, मान लेते हैं एगो लड़का रेस्ट है, ठीक है, बात को समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, और एक तीसरा लड़का आगे भाग रहा है। तो हम कहेंगे कि नहीं, जो आगे वाला लड़का ज्यादा स्पीड भाग रहा है, और जो दौड़ रहा है वो बच्चा बोलेगा नहीं, वो तो थोड़ा सा स्लो भाग रहा है मेरे से।
तो सबका एक अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ऑब्जर्वर उस हिसाब से अपना डिसीजन देता है। तो एक पार्टिकुलर पॉइंट को रिफरेंस करते हुए दूसरा चीज का डायमेंशन को निकालना, मेजर करना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ध्यान दीजिएगा, वही चीज है हमारा, द फिक्स पॉइंट और प्लेस with respect to which the position of velocity, acceleration of body or object is measured is known as frame of reference। वही बात हुआ कि मान लीजिए कि एक लड़का कहीं दूर मैंने की है और वो दौड़ रहा है, मैंने मान लिया पैदल चल रहा है, और एक आदमी रेस्ट में और तीसरा लड़का भाग रहा है। अब बोलेंगे तीसरा लड़का का वेलोसिटी क्या है, तो हम कुछ और बताएंगे, जो पैदल चल रहा है वो बोलेगा कुछ और बताएगा। क्यों? तो वो जो अपना मोशन है उसको तो वो माइनस करके चलेगा। ठीक है भैया, इसका तो स्पीड होगा, हम रेस्ट हैं तो हम उसका तो बढ़ा करके बोलेंगे उतना। ठीक है, तो कहने का मतलब जो ऑब्जर्वर होता है एक फिक्स पॉइंट पे ऑब्जर्व करने के बाद, जो हम मान लीजिए वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशंस की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, सारा चीज का अगर हम डील, टॉर्क की बात कर रहे हैं, तो कोई भी चीज का एक फिक्स पॉइंट मान करके डील करते हैं, तो इस फिक्स पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो बेसिकली फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में जो डील होता है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जो 3 टाइप्स का फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डील किया जाता है, जिसमें से हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एगो है, ठीक है, एक है हमारा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और थर्ड है हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मतलब जो कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको हम अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट आता है वो है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सेकंड में आता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और सेकंड में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और थर्ड है हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेरे भाई। आप ध्यान दीजिएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है ये आपका 2 टाइप का होता है। ठीक है, 2 टाइप का, तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वेक्टर में आपको 2D और 3D पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी ज्यादा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 2D और 3D आपको पढ़ा चुके हैं। तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, 2 प्लेन होगा, 2 प्लेन्स प्रेजेंट रहेगा, और 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितना रहेगा, 3 प्लेन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है, जैसे कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है, तो ये ओरिजिन से x एक्सिस पर कितना है, x डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ओरिजिन से y एक्सिस पर क्या है, y डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है हमारा, ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, किसका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक 3D को एक्सिस बनाए हुए हैं, x, y और z। एक पॉइंट यहाँ पे P लोकेट किए हुए हैं, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y और z है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस में जब रिप्रेजेंटेशन बनाए, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आया, ये z को बता रहा है, ये जो डिस्टेंस है देखिए ये x को बता रहा है क्योंकि ये x एक्सिस है, और ये आपका y एक्सिस, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये y को बता रहा है। तो ये तीनों पोजीशंस को बता रहा है। तो ये तीनों जो पोजीशन x, y और z में, इसका उस पॉइंट का पोजीशन क्या है, क्योंकि देखिए ये एक्चुअली में ऐसा है, ये जो x एक्सिस है ऐसा खड़ा है मेरा भाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक्चुअली में ये फिगर तो ऐसा है, तो हम तो बोर्ड में दिखा नहीं सकते हैं, ये तो हमारा 2D बोर्ड है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये अगर ऐसा खड़ा है तो ये लाइन तो यहाँ उठ करके ऐसा आया होगा, ऐसे करके। ठीक है, बात तो को समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये जो डिस्टेंस x है, मतलब ऐसे खड़ा है, तो यहाँ से जो पॉइंट बनाएगा तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस आपका एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वही है, ये डिस्टेंस यही है। अब यहाँ पे तो y ऐसा है, तो ये डिस्टेंस तो पता चल रहा है, z भी आपका पता चल जा रहा है, लेकिन x का डिस्टेंस तो में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो समझ लीजिएगा ये एक्सिस तो ऐसा खड़ा है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा खड़ा है मेरे भाई। तो ये था मेरे भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बाद 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो आपका 2 टाइप्स का होता है। क्या कि हमने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे, उसमें हमने क्या देखा कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल है, उसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लिए। ठीक है, तो अब ये 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा, ये आपका 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा। एक आएगा मेरे भाई इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक आएगा हमारा नॉन इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ध्यान दीजिएगा,
2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर 2 टाइप्स। फर्स्ट है हमारा इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड है नॉन इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो यहां पर जो इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहेंगे इनरेशियल? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, रेस्ट या मोशन में है, लेकिन उसका जो स्पीड या वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, वो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो। ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा देर बाद बताएंगे आपको कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब जीरो एक्सेलरेशन वाला जो वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो जो जीरो एक्सेलरेशन वेलोसिटी में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो इसमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको फाइंड होगा उसको हम लोग कहेंगे इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर डिफाइंड होगा। यही है ना मेरे भाई, इसी को क्या कहेंगे इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए डिफिनेशन भी क्या लिखा, देखिए any frame of reference which is either rest or moving with uniform velocity is called uniform frame of reference। अब नॉन इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहेंगे? जिसमें एक्सेलरेशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन आया तो कांस्टेंट होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। और क्या हो सकता है हमारा एक्सेलरेशन, वेरिएबल हो सकता है। तो जिस मोशन में मैंने को वैसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन वेरिएबल है, यानी एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, सीधा सीधी इस बात को समझो, एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, तो उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। क्लियर है यहाँ पे? इसका मतलब ये है मेरे भाई कि नॉन इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, और इनरेशियल को नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे नॉन इनरेशियल को क्या कह रहा है, एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज आइदर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और प्रेजेंट एक्सेलरेटेड मोशन इज known as in a non-inertial frame of reference. It is also known as accelerated frame of reference. तो सीधी सी बात है, जो इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसमें एक्सेलरेशन क्या हमारा जीरो है। तो एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं, चाहे जीरो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। नॉन एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन है ही नहीं है, या जीरो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। अब जो नॉन इनरेशियल है तो इसमें क्या है, एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। अगर इसमें एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो ये था हमारा पूरे मोशन इन स्ट्रेट लाइन फिजिक्स में यही दो फ्रेम ऑफ, चाहे काइनेमेटिक्स 1 में ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत जरूरी है। यहाँ पे फर्स्ट है हमारा इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड है नॉन इनरेशियल। जब भी इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेगा आपको दिमाग में, जिहन में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि उसमें एक्सेलरेशन है ये नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन एकदम बिल्कुल जीरो है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उसका वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा कहने का मतलब, ठीक है। डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा कहने का मतलब, ठीक है। और जहां नॉन इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेगा मतलब आपके दिमाग में कील की तरफ घुस जाना चाहिए कि इसमें एक्सेलरेशन है, या तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट मोड में हो या तो एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल मोड में हो, लेकिन एक्सेलरेशन होगा मतलब होगा किसमें, नॉन इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसीलिए नॉन इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है यहाँ पे मेरे भाई? अब आते हैं अगला पॉइंट जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बड़ा जबरदस्त है क्योंकि टॉपिक अब हम धीरे धीरे अब स्ट्रेट लाइन की ओर मूव कर रहे हैं। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए बात करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा सा ले लेते हैं क्योंकि हम लोग वेक्टर से इसको ज्यादा अच्छा से समझ सकते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और मान लेते हैं ये एक जेड एक्सिस है, ठीक है। एक पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल पी है जो हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है,
पोजीशन है। अब ये पार्टिकल जो है अब अपना मूव करना चालू किया ऐसे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे पहुंच गया ये पी डैश। ये पी डैश जो हो गया ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया। क्लियर है? ये क्या हो गया हमारा फाइनल पोजीशन हो गया। अब समझिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए फिजिक्स के भाषा में ये जो हमारा ये एक्चुअल पाथ है, ये क्या हमारा एक्चुअल पाथ है। तो एक्चुअल पाथ का जो लेंथ होगा, एक्चुअल पाथ लेंथ यही है हमारा, क्योंकि ये पाथ ऐसे चला है मेरे भाई जिगजैग में, ठीक है। तो एक्चुअल जो पाथ लेंथ है यही आपका क्या है डिस्टेंस है। एक्चुअल पाथ लेंथ ही आपका क्या है डिस्टेंस है। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। मान लीजिए इसका वेक्टर अगर बनाइएगा तो यहाँ से इसका वेक्टर आएगा, यहाँ से इसका ये वेक्टर आएगा, ठीक है। मान लीजिए R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, तो इनिशियल से फाइनल का जो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन होगा तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा मेरे भाई। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया है यही आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट है, यही आपका क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि मैं ये मोबाइल है, मान लीजिए यहाँ पे मोबाइल है हमारा, ये मोबाइल को हम उठाए ऐसा ऐसा गोल 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 घुमा करके फिर यहीं पे रख दिया, तो ये मोबाइल बहुत सारा इसका जो पाथ लेंथ है बहुत सारा हो गया, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगा एक के जगह हो गया, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ पे? मतलब देखो डिस्टेंस का डिफिनेशन क्या लिख के रखे हैं, पहले देख लो, जो बताए वही चीज लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन ए गिवन इन टाइम इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब एक टाइम इंटरवल में इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जो एक्चुअल पाथ लेंथ आ रहा है उसी को क्या कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं, लिख के रखे हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट, तो क्या लिख रहे हैं शॉर्टेस्ट रूट बोले हैं, देख लो यहाँ पे अभी अभी बताया ना शॉर्टेस्ट रूट, तो देखिए डिफिनेशन में भी क्या लिखे हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो पार्टिकल का शॉर्टेस्ट रूट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का, उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस में तो कोई डायरेक्शन नहीं है, जिगजैग डायरेक्शन है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा एक पॉइंट आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। इधर आप डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए, ठीक है, और इधर आप डिस्टेंस लिख लीजिए, डिस्टेंस लिख लीजिए, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ठीक है, ये आपका वेक्टर है क्योंकि इसमें डायरेक्शन इंक्लूड है, ये आपका क्या है स्केलर है। पहला पॉइंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है और डिस्टेंस हमारा स्केलर हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अगर डायमेंशन देखा जाए, ठीक है, दोनों का अगर डायमेंशन इसका भी देखा जाए और इसका भी अगर डायमेंशन देखा जाए तो दोनों के दोनों हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा m0l t0 होगा और इसका भी डायमेंशन m0l t0 होगा। क्लियर है? m का पावर 0l t0, ठीक है, दोनों का हमारा ये हो जाएगा। अगर एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें दोनों में, ठीक है, तो दोनों का एसआई यूनिट जो होगा ना मेरे भाई, इसका भी मीटर होगा, इसका भी मीटर होगा, दोनों में एसआई यूनिट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे फर्क पड़ रहा है किसका, एक वेक्टर है और एक क्या है स्केलर है। सबसे मजेदार बात है डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को d से डिनोट करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट निकल करके सामने आ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट मतलब s आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, ठीक है, बट d मतलब डिस्टेंस आइदर 0 और
पॉजिटिव। ये नेगेटिव कभी हो नहीं सकता। मान लो कि हम एक ही जगह पे रह गए, हिलवे नहीं के, टाइम टेकन के बाद निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस जीरो होगा, लेकिन थोड़ा सा भी हिल गया तो पाथ हमारा मिल जाएगा एक्चुअल पाथ, तो भैया जीरो होवे नहीं करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है आपका नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ जीरो होगा और पॉजिटिव होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट और एस का जो रिलेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है छोटा या बराबर होगा किससे, डिस्टेंस से। ठीक है, ये दोनों आपस में देखो रिलेशन ही है कि कहने का मतलब एस का जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या डिस्टेंस से छोटा हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये कभी भी मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू जो होता है एस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है मेरे भाई, और इसमें जो डी इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब बोलोगे दोनों में अंतर का है, वेलोसिटी जो निकालते हैं शॉर्टेस्ट रूट पे निकालते हैं, और डिस्टेंस जो होता है हमारा एक्चुअल पाथ पे निकालते हैं। ठीक है, स्पीड जो हमारा एक्चुअल पाथ पे निकलता है, और चूंकि स्पीड हमारा स्केलर है, वेलोसिटी हमारा वेक्टर है, वेक्टर के साथ वेक्टर न लगेगा, स्केलर थोड़ी ये लगेगा यार। ठीक है, बात को समझो, डिस्टेंस हमारा क्या है, स्केलर है, स्पीड भी हमारा स्केलर है, तो स्केलर के साथ स्केलर न जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो ये था मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग का शिकायत रहता है अक्सर कि बीच में आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए, तो आप लोग अच्छा से समझ लिए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेकर के आएंगे यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर दिए हैं और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर दिए हैं, तो जानना होगा ना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल से स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म मोशन को, और हम लोग मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की ओर मूव कर जाएंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।